Good morning, dear students. Today we are going to learn chapter 5 of Science 1, 10th standard, that is heat. And these are the 10 things which we are going to discuss in this video. And this is what is explanation for this chapter. Rest is learning the answers by hearting the answers and solving the numericals and drawing the labeled diagram. So let's start. As far as reduced portion is concerned, in this lesson very minute things are reduced from this lesson for 2020-21. So almost you can say there is nothing reduced. It's a very small chapter, so that's why you need not worry about it. So let's start the explanation one by one. So dear students, now let's understand the very first thing, that is what is latent heat. तो जब मैं आपके सामने जाऊंगा और बोलूँगा तो मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ा सा इकोड साउंड करे, शायद इस वजह से मुझे बहुत ही स्लो और साफ़ सुथरा बोलना पड़ेगा. ओके, सो आप वीडियो में अगर स्लो लगे वीडियो तो आप जो राइट साइड में, स्क्रीन की राइट साइड में, मोबाइल स्क्रीन की राइट साइड में टॉप पे 3 डॉट हैं, वहाँ से आप स्पीड बढ़ा सकते हो वीडियो की. ठीक है, तो चलो हम शुरू करते हैं. लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन और लेटेंट हीट क्या होता है. Chapter 5, heat. Heat, when we talk about heat, so we are talking about temperature. अगर हमारे घर में एसी चल रहा है तो हमने गर्मी महसूस की, इसका मतलब है कि एसी का जो टेम्परेचर था वो बढ़ा दिया गया है और कूलिंग कम हो गई है, राइट. तो इस वजह से हमें हीट फील हो रहा है. तो हमें क्या फील हो रहा है? टेम्परेचर के अंदर चेंज फील हो रहा है. जब हमें पसीना निकलता है तो हमारी बॉडी हॉट हो जाती है, लेकिन हमारे अंदर हो क्या रहा है? टेम्परेचर में चेंज हो रहा है. दैट इज कॉल्ड हीट. जब भी हम हीट की बात करेंगे तो समझ जाओ हम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं. जब हम हॉट बोलते हैं तो हम सब्सटेंस की बात कर रहे हैं. सब्सटेंस, उसके स्टेट की बात कर रहे हैं कि कौन सा चीज कितना ठंडा कितना गर्म है. लेकिन जब हीट की बात करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर रिलेटेड होता है. टेम्परेचर को हम डिग्री सेल्सियस, इस तरह डिनोट करते हैं. आते हैं लेटेंट हीट. तो लेटेंट वर्ड का मतलब होता है हिडन, छुपा हुआ, छुपी हुई गर्मी, यानी छुपा हुआ अंदर कोई टेम्परेचर जिसकी वजह से गर्मी आ सकती है या कम हो सकती है, उस हिडन टेम्परेचर को बोलते हैं लेटेंट हीट. सो लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन. ट्रांजिशन मतलब होता है चेंज. कोई भी सब्सटेंस है सॉलिड, सॉलिड से कोई भी चीज लिक्विड हो गई और फिर लिक्विड से सॉलिड हो गई, तो ये एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज हो रहा है.
तो इस चेंज को हम बोलेंगे ट्रांजिशन। तो वैसे ही लिक्विड गैस में भी चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस में भी चेंज हो जाएगा, और गैस लिक्विड में, और फिर सॉलिड में। गैस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर ये प्रोसेस वापस चालू हो जाएगा। तो इस तरह से हिडन हीट की वजह से चेंजेस होते रहते हैं, और उस चेंजेस को हम बोलते हैं ट्रांजिशन, लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन फ्रॉम सॉलिड टू, व्हेन वी सी द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ an object, transformation of an object from solid to liquid and liquid to gaseous, then back from gas to liquid. Gas means vapor, gas means vapor, water vapor. So गैस से फिर से लिक्विड एंड लिक्विड से सॉलिड में आना जाना, ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ ट्रांजिशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट, स्पेसिफिक का मतलब है श्योरिटी। ये जो चेंज होते रहता है तो इसके लिए कोई मेजरमेंट करने के लिए हमें एक श्योरिटी चाहिए होती है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को फिक्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, फिक्स मास ऑफ ऑब्जेक्ट, जैसे कि एक लीटर पानी हो गया, या फिर 1 किलो का लोहा हो गया, कोई भी चीज, कोई भी सब्सटेंस ले सकते हैं। तो उसका एक वजन, मतलब एक क्वांटिटी उसकी लेनी पड़ेगी। तो हम उसको क्या करते हैं, या तो ग्राम में लेते हैं, या तो किलोग्राम में, या तो मिलीग्राम में। इस तरह से हम किसी भी चीज का मास लेते हैं, काउंट करते हैं, और उसके बाद में उस पर्टिकुलर मास को, सॉलिड है तो सॉलिड से लिक्विड, इस फिक्स मास वाले ऑब्जेक्ट को सॉलिड से लिक्विड स्टेट में लेके जाने को, ठीक है, लेके जाने को एक पर्टिकुलर टेम्परेचर, एक ऐसा छुपा हुआ टेम्परेचर जिसकी वजह से सॉलिड से लिक्विड कोई चीज कन्वर्ट हो जाती है, और वो जो चीज है उसका एक फिक्स मास होता है, एक यूनिट होता है। यूनिट का मतलब ग्राम, मिलीग्राम, फिक्स यूनिट मास होता है। तो ऐसे चेंज को हम कहते हैं स्पेसिफिक लेटेंट हीट, क्योंकि उसमें स्पेसिफाई कर दिया गया कि 1 ग्राम की चीज को सॉलिड से लिक्विड में जाने के लिए ये टेम्परेचर की जरूरत है, तो स्पेसिफाई हो गया, तो बन गया स्पेसिफिक लेटेंट हीट। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये कुछ और नहीं, सेम इंफॉर्मेशन, लिक्विड टू गैस। जब कोई चीज लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है, सॉलिड से ये लिक्विड हुआ और लिक्विड से गैस हो गया, तो इस चेंज को हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट। और ये फ्यूजन का मतलब होता है कि इसमें जो चेंज आता है वो चेंज हो जाता है फ्रॉम अ सॉलिड टू लिक्विड। same type of definition. 1 unit of mass of an object get transformed from solid to liquid, liquid to gas, and gas to vapor at a particular specific temperature. Such change in the temperature is called as specific latent heat. Specific latent heat of fusion, उसमें खाली इतना ही चेंज है कि सिर्फ सॉलिड से लिक्विड तक जाने के लिए जो टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है, पर्टिकुलर यूनिट ऑफ मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। ये याद रखना, यहाँ पर तीनों चेंज होता है एक पर्टिकुलर यूनिट मास पे टेम्परेचर का, तो उसको स्पेसिफिक लेटेंट हीट बोलते हैं।
स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन तब बोलते हैं जब सॉलिड से लिक्विड होता है, सेम डेफिनेशन। स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन तब होता है जब लिक्विड से गैसियस स्टेट में कोई भी सब्सटेंस चला जाता है। इसमें हम पूरे ये तीनों भी चेंज में हम एक चीज बोल सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हैं आइस का। तो आइस क्या होता है, पहले एक सॉलिड पार्ट होता है, फिक्स्ड शेप होता है उसका, फिर उसको हीट करेंगे तो वो लिक्विड में कन्वर्ट होता है, वाटर में, और फिर हीट करेंगे तो वो वेपर में कन्वर्ट हो जाता है। ओके, तो उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब ये हो गया समझने के लिए, लेकिन एग्जाम में मार्क्स आपको ऐसे हिंदी इंग्लिश के एक्सप्लेनेशन देके तो मार्क्स मिलना नहीं है। तो आप क्या करोगे, एज इट इज गिवन इन द टेक्स्ट बुक, द हाईलाइटेड पार्ट और द डेफिनेशन ऑफ द these three things has been given in the textbook. You have to by heart it ratta. You know ratta by heart. So word to word आपका उसमें से मैच होना चाहिए ताकि आप मार्क्स लूज ना करें। अब बढ़ते हैं हम रेजुलेशन। व्हाट इज रेजुलेशन? ठीक है, लेट्स स्टार्ट। सो लेट्स डू रेजुलेशन। रेजुलेशन ये एक नेचुरल अकरेंस है, मतलब एक नेचुरल टेंडेंसी है, या आप कह सकते हो एक नेचुरल अकरेंस है, जिसको हम बोलते हैं फिनोमिना। द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग या ट्रांसफॉर्मिंग ice to liquid, आइस से लिक्विड बनने के लिए बाय अप्लाइड प्रेशर। ठीक है, किसी भी चीज को फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग आइस इनटू लिक्विड बाय अप्लाइड प्रेशर। ओके, किसी भी चीज पे हमने आइस पे प्रेशर डाला और वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, और फिर से लिक्विड वापस से आइस मतलब सॉलिड बन गया, बाय रिलीज ऑफ प्रेशर। बस इसी को कहते हैं रेजुलेशन। रेजुलेशन का मतलब है द फिनोमिना ऑफ कन्वर्टिंग आइस यानी सॉलिड टू लिक्विड बाय अप्लाइड प्रेशर। अगर हम किसी भी किसी भी बर्फ़ के टुकड़े पर अगर प्रेशर देते हैं या बर्फ़ पर प्रेशर देते हैं एक फिक्स अप्लाइड प्रेशर, तो क्या होगा, वो बर्फ़ का टुकड़ा जो है वो प्रेशर से आइस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही वो प्रेशर हटा देंगे तो लिक्विड से आइस में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे कि आपने फ्रिज में देखा होगा। तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर जो है उतना ही है, लेकिन वो प्रेशर की वजह से उसके अंदर स्टेट में चेंज आ रहा है, उसके ऊपर प्रेशर दिया जा रहा है। ठीक है, तो प्रेशर रिलीज जब हो जाएगा तो वो फिर से सॉलिड बन जाएगा, और जब प्रेशर दिया जा रहा है तो आइस से लिक्विड बन रहा है। इसी को बोलते हैं रेजुलेशन। तो चलो बढ़ते हैं हम अगले एक्सप्लेनेशन पे, दैट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। नेक्स्ट इज एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। तो हम पानी के ऊपर टेम्परेचर का असर कैसे होता है वो देखने जा रहे हैं।
अगर हम पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर से 4 डिग्री टेम्परेचर तक 4 तक ही, ओके, 0 से 4 तक अगर हम टेम्परेचर पानी को देते हैं, अब हम टेम्परेचर पानी को कैसे दे सकते हैं? हीट करेंगे, गर्मी देंगे, चाहे इलेक्ट्रिसिटी से या तो गैस पे रख के, स्टोव पे रख के, ठीक है। तो जब हम पानी को 0 डिग्री से 4 डिग्री तक टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो पानी कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब वो धीरे धीरे सिकुड़ता है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, साइज उसकी छोटी होती है। तो पानी जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो जैसे कि अगर एक बर्तन में पानी रखा है, एक बर्तन में पानी है, तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा तो पानी का जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम मतलब उसकी जो जगह लेने की कैपेसिटी है कंटेनर के अंदर, वो कम होने लगेगी, यानी कम से कम होगी। वॉल्यूम इज मिनिमम। क्यों? क्योंकि वाटर कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, सिकुड़ रहा है। और वही चीज अगर आपने इस 4 डिग्री के बाद और टेम्परेचर इंक्रीज किया, अगर आपने टेम्परेचर को इंक्रीज किया 30, तो पानी क्या होगा? हीट बढ़ रही है तो पानी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, पानी एक्सपांड होगा। वाटर एक्सपांड्स, तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम इज, वो भी बढ़ेगा, इंक्रीज्ड, ठीक है। तो वो बर्तन के अंदर जो उसका वॉल्यूम था, जगह लेने की कैपेसिटी, वो बढ़ेगी, राइट। इसी बिहेवियर को जो हम यहाँ पे देख रहे हैं उसको कहते हैं एब्नॉर्मल बिहेवियर ऑफ वाटर या फिर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ये जो 0 से लेके 4 डिग्री तक का टेम्परेचर है, इसके अंदर जो चेंज आ रहा है उसी को हम कहते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। और वाटर की जो डेंसिटी होती है वो 4 डिग्री पे मैक्सिमम होती है। हमेशा याद रखना, द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस इज मैक्सिमम। जब भी 4 डिग्री टेम्परेचर पे वाटर हीट हो रहा होता है तो उसकी डेंसिटी ज्यादा होती है, समझ गए? तो ये जो चेंज आता है 0 to 4 डिग्री हीट करने पर पानी में, उसी को बोलते हैं एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। इस एग्जाम्पल को होप्स एपैरेटस, होप्स एपैरेटस मतलब एक साइंटिस्ट थे मिस्टर होप्स, उन्होंने इसी बात को एक एग्जाम्पल के जरिए एक्सप्लेन किया। वो होप्स एपैरेटस का डायग्राम इंपॉर्टेंट है और साथ में वो उसका वर्किंग, पानी कैसे उसमें चेंज एनोमलस बिहेवियर दिखाता है। तो आपकी बुक के अंदर में ऐसा एक डायग्राम बना होगा। इस तरह का एक डायग्राम होगा, इसको होप्स एपैरेटस बोलते हैं, जिसके अंदर हम ये चेक करते हैं कि पानी के अंदर चेंज कैसे आता है।
तो वाटर का जो लेवल है यहाँ पर 0 to 4 डिग्री टेम्परेचर से ये T1 मतलब थर्मामीटर टेम्परेचर पे हीट करते हैं तो वो आइस में कन्वर्ट होने लग जाता है, यानी कॉन्ट्रैक्ट होता है और वहीं पर रुक जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसका टेम्परेचर बढ़ाया जाता है वो एक्सपांड होने लग जाता है और पानी का लेवल ऊपर बढ़ने लग जाता है, वॉल्यूम उसका बढ़ता है। यहाँ पे वॉल्यूम कम होता है। तो ये होप्स apparatus का डायग्राम, ये तो मैंने रफली बनाया है, आपके टेक्स्ट बुक में है, आप उसको अच्छे से ड्रॉ करके समझ लीजिए और साथ में वर्किंग भी पढ़िए ताकि आप एग्जाम में लिख सकें और इस डायग्राम के थ्रू लेबलिंग करके मार्क्स कमा सकें। सो लेट्स मूव फर्दर फॉर द नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ड्यू पॉइंट टेम्परेचर ये क्या होता है? जब भी कोई टेम्परेचर, इतना भी क्वांटिटी का, जब भी कोई टेम्परेचर अनसैचुरेटेड एयर को खुद नीचे जाने की वजह से टेम्परेचर और डिक्रीज हो रहा है। तो जब डिक्रीज होता हुआ टेम्परेचर अनसैचुरेटेड एयर को वाटर वेपर में एब्जॉर्ब करवा डालता है, टेम्परेचर गिरता हुआ टेम्परेचर अनसैचुरेटेड एयर को वाटर वेपर में एब्जॉर्ब करवा डालता है, तो उस सिचुएशन, उस स्टेट को हम ड्यू पॉइंट टेम्परेचर कहते हैं। यानी जो टेम्परेचर यूज हुआ है उसको हम बोलेंगे ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। ठीक है, कि हमने हवा को इस तरह उसका टेम्परेचर कम हुआ कि वो एक ओस की बूंद, आपने ओस की बूंद तो देखी होगी, ठीक है, बाहर बारिश या ठंडी में हमें दिखाई देती है। तो वो होता क्या है, उसमें हवा का टेम्परेचर कम होता है और वो वाटर वेपर, जो वेपर गैस होती है, वो गैस में वो एब्जॉर्ब हो जाती है हवा, जिसका टेम्परेचर गिर चुका है, और इसलिए उस टेम्परेचर को हम कहते हैं ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। दैट्स इट। यहाँ पे आप अनसैचुरेटेड का मतलब नहीं समझे होगे तो मैं बता दूं, किसी चीज को सोक कर लेना या एब्जॉर्ब कर लेना, दैट इज कॉल्ड सैचुरेशन। ठीक है, तो वाटर वेपर ने अनसैचुरेटेड एयर को एब्जॉर्ब कर लिया, सैचुरेट कर लिया ड्यू टू डिक्रीज इन टेम्परेचर, दैट इज कॉल्ड ड्यू पॉइंट टेम्परेचर। नेक्स्ट इज एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, एब्सोल्यूट का मतलब होता है फिक्स, श्योर, ओके, सर्टेन। ह्यूमिडिटी मीन्स मॉइस्चर, मतलब नमी। मॉइस्चर का मतलब होता है कि बारिश के मौसम में अगर आपके किचन के अंदर नमक का या शक्कर का डब्बा रखा हुआ है तो गर्मी से या बारिश की वजह से टेम्परेचर में चेंज आता है और हम उस नमक के अंदर एक मॉइस्चर का फीलिंग करते हैं जिसमें चिपचिपाहट होती है, थिकनेस आ जाता है, डैम्पी हो जाता है, मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है, उसी को बोलते हैं नमी, गीलापन। तो ह्यूमिडिटी का आपको मीनिंग पता चल गया कि क्या होता है। एब्सोल्यूट मतलब सर्टेन, फिक्स। अब ये एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी साइंस में क्या डेफिनेशन देता है, इसका जो मेजर करने का यूनिट होता है वो है किलोग्राम पर मीटर क्यूब। पर मीटर क्यूब मतलब हम इसमें एक यूनिट को चेक कर रहे हैं, एक मास को चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है, ठीक है, इतना वाटर वेपर अगर किसी इतने वॉल्यूम ऑफ एयर में इतना वाटर वेपर प्रेजेंट इन इतना वॉल्यूम ऑफ एयर is called absolute humidity.
अब इतना इतना जो मैं बोल रहा हूँ वो क्या है, एक यूनिट है। मास ऑफ वाटर वेपर, जब मैं इतना बोलता हूँ तो इसका मतलब मैं मास की बात कर रहा हूँ। मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन यूनिट वॉल्यूम ऑफ एयर, a unit volume of air, this is called absolute humidity। ठीक है, यही डेफिनेशन है। and the unit of measuring absolute humidity is kilogram meter per cube। ठीक है, that is the unit for absolute humidity। let's go for the next। now next is relative humidity। एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी तो हमने देख लिया कि क्या होता है, एक फिक्स मास ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द फिक्स यूनिट ऑफ वॉल्यूम ऑफ एयर इज कॉल्ड एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या है, वही चीज कि अगर 1 ग्राम ऑफ वाटर वेपर, 1 ग्राम का वाटर वेपर 1 मीटर क्यूब एयर, 1 मीटर क्यूब एयर ये हवा है और ये 1 ग्राम वाटर वेपर है। ठीक है, इतना अगर इतने में अवेलेबल है, इतना अगर इतने में अवेलेबल है तो उसको एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी कहते हैं। और इसी को देखकर मैं एक दूसरा रेशियो तैयार करूँ तो 1:1 का रेशियो है। ठीक है, तो मैं इसको 2:2 का रेशियो कर दूँ, 3:3 का रेशियो कर दूँ। तो ये उसी के अनुसार अकॉर्डिंग टू दैट एब्सोल्यूट ह्यूमिडिटी, whatever change or whatever ratio I use to bring the change in the different mass and different volume of air, that is called relative humidity। मतलब इससे इसी को यूज करके हम उस क्वांटिटी को बढ़ाकर कोई भी चेंज लाने की कोशिश करते हैं या चेक करने, मेजर करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट मास और डिफरेंट वॉल्यूम ऑफ एयर को, किसकी कितने एयर में कितना ह्यूमिडिटी है, ये जब चेक करते हैं विद डिफरेंट रेशियो, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ड्यू पॉइंट पे रिलेटिव ह्यूमिडिटी हमेशा 100% होती है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी इज 100%। ये क्यों बताया, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, ऑब्जेक्टिव में आया तो आप लिख लो। ठीक है, लेट्स गो फर्दर। नेक्स्ट इज यूनिट ऑफ हीट। यूनिट ऑफ हीट का मतलब कि हम हीट को कैसे एक्सप्रेस करते हैं या फिर कैसे तौलते हैं, उसी को यूनिट कहते हैं। ओके, हाउ टू एक्सप्रेस, जैसे हम वज़न को, वेट को किलोग्राम ग्राम में कन्वर्ट करते हैं या एक्सप्रेस करते हैं, उसी तरह यूनिट ऑफ हीट क्या है। तो यूनिट ऑफ हीट जानने के पहले मैं उसके डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर दूं कि कैसे वो यूनिट ऑफ हीट कहलाता है। 1 ग्राम के पानी को, ठीक है, हम उसका टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं। मुझे इसके टेम्परेचर को इंक्रीज करना है, कितना, 1 डिग्री सेल्सियस। अभी टेम्परेचर जो भी है उसको मुझे 1 डिग्री का चेंज लाना है, 1 डिग्री सेल्सियस चेंज मुझे चाहिए। तो बढ़ाने के लिए अभी जो नॉर्मल स्टेट है वो है 14.5 डिग्री सेल्सियस एग्जाम्पल। तो 14.5 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री बढ़ेगा तो 15.5 डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहाँ से यहाँ तक ये जो
चेंज लाना है, उस चेंज लाने के लिए मुझे इस पानी को गर्म करना पड़ेगा, राइट। तो जब मैं इसको गर्म करूँगा तो मैं इसको हीट दे रहा हूँ, गर्मी दे रहा हूँ। तो यूनिट ऑफ हीट का मतलब होता है कि द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड to raise the temperature of 1 degree to 1 gram of water is called unit of heat. Understood? अभी इस सारी चीजों को एक्सप्रेस कैसे करते हैं? जूल, जिसको जे डिनोट करते हैं, और कैलोरी, कैलोरी को CAL डिनोट करते हैं, को की रखते हैं, किलो कैलोरी। तो ये सारे यूनिट्स हैं यूनिट ऑफ हीट को शो करने के लिए, ठीक है। तो ये था यूनिट ऑफ हीट। अब बढ़ते हैं अगले एक्सप्लेनेशन पे। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, जिसको हम C से डिनोट करते हैं। ये भी सेम है जैसे ही हमने यूनिट ऑफ हीट में देखा कि जितनी गर्मी जरूरत होती है, नेसेसरी होती है चेंज लाने के लिए, सेम यहाँ पर है। heat required, the amount of heat required to bring the change of 1 degree Celsius to particular mass of an object, कोई भी चीज हो सकता है, ठीक है। तो 1 डिग्री सेल्सियस का चेंज लाने के लिए जो हमें हीट की जरूरत पड़ती है, उसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। तो जब ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डेफिनेशन पता चल गया, तो मान लो कि हमने किसी चीज का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी निकाला, तो हमें क्या मिलेगा? तो यूनिट तो हमने किया था कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल पर, ठीक है। तो फिर डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस, ये बन गया यूनिट। फिर इसके सामने आ जाएगा मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। एक चीज को जितनी गर्मी की जरूरत होती है ताकि उसका 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ जाए, तो उस चीज का जो वजन है वो यहाँ पे आएगा। और जब ये मेजरमेंट हम सब ढूंढ लेंगे किसी भी यूनिट में, तो हम उसको बोलेंगे वही स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है? वहां पे आएगा किलोग्राम, ग्राम, ग्राम, किलो कैलोरी, ठीक है। किलोग्राम, किलोग्राम डिग्री सेल्सियस, ग्राम डिग्री सेल्सियस, जूल में होगा या तो अर्थ में होगा या तो कैलोरीज में होगा।
जूल 1 जूल पर किलोग्राम डिग्री सेल्सियस और पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। इस तरीके से इस यूनिट को यूज करके हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बता सकते हैं। इसमें कैलोरी पर ग्राम सेल्सियस भी आ सकता है और किलो कैलोरी किलोग्राम सेल्सियस भी आ सकता है। ठीक है, ये सारे यूनिट्स हैं, हीट कैपेसिटी के यूनिट्स हैं। तो डेफिनेशन सेम है, सिर्फ यहाँ पे यूनिट बता रहा था ताकि वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी हो जाए। जब तक ये स्पेसिफाई नहीं होगा तब तक हम हीट कैपेसिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पाएंगे। तो ये था स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नाउ नेक्स्ट इज चार्ट, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी चार्ट इन योर टेक्स्ट बुक। इट इज गिवन दैट वो लोग ने अलग अलग ऑब्जेक्ट लिया है, सब्सटेंस लिया है और उसकी स्पेसिफिक हीट बताई है कि एक यूनिट का चेंज लाने के लिए किसकी कितनी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रिक्वायर्ड होती है। तो वो आपको लर्न करना पड़ेगा ताकि एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव्स में कहीं पर पूछा जाए तो आप बता सको। ठीक है, अब बढ़ते हैं हम अगले एक्सप्लेनेशन पे। ना नेक्स्ट इज हीट एब्जॉर्ब्ड। एब्जॉर्ब मीन्स टेकन इन। हीट एब्जॉर्ब बाय एन ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं और हीट लॉस्ट बाय अदर ऑब्जेक्ट कैसे ढूंढते हैं। कि इसका एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं कि अगर दो तरह का पानी रखा है, एक गर्म और एक ठंडा, तो हमने एक में हाथ डाला हल्का गर्म पानी में तो हमें हीट फील हुआ, हमें गर्मी लगा और हमें महसूस हुआ कि वो पानी हॉट है। फिर सेम हमने हाथ निकाला और ठंडे पानी में हाथ डाला। ठीक है, तो जो गर्मी गिवन आउट थी, जो गर्मी गिवन आउट थी और उसको हाथ ने एब्जॉर्ब किया था गर्मी को। अब हाथ क्या कर रहा है, अपनी गर्मी लूज कर रहा है, गिवन आउट कर रहा है। ठीक है, और उस गर्मी को कौन ले रहा है, ठंडा पानी। गॉट इट। यहाँ मेरी बॉडी ऑब्जेक्ट है, गर्म पानी से गर्मी ली, हीट गेन किया और यहाँ पर हीट लूज किया। ठीक है, तो ये दोनों में भी एक ही प्रोसेस चल रहा है और हम उसको फाइंड करने के लिए, मतलब कैलकुलेटिव तरीके से अगर ऐसा फॉर्मूले की तरह समझे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर ही है। दोनों में एक ही फॉर्मूला यूज होता है जिसको बोलेंगे mc डेल्टा टी। मतलब इसे भी ढूंढने के लिए यही फॉर्मूला लगेगा, ये भी ढूंढने के लिए सेम फॉर्मूला लगेगा। तो एनर्जी टेकन इक्वल्स टू एनर्जी गिवन। ओके, दिस इज कॉल्ड हीट एक्सचेंज। एम क्या चीज है, मास ऑफ ऑब्जेक्ट। सी क्या चीज है, टेम्परेचर। ठीक है, और डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी अगर इसमें टेकन इन गर्मी ली जा रही है, ठीक है, तो टेम्परेचर क्या है, इंक्रीज इन टेम्परेचर डेल्टा टी है। अगर हम इसकी बात करें तो वही चीज डेल्टा टी डिक्रीज इन टेम्परेचर के लिए यूज होगा। ठीक है, यहाँ पे टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो वो गर्मी ले रहा है और ये डिक्रीज हो रहा है तो गर्मी दे रहा है। तो ये हो गया हीट एक्सचेंज। तो बढ़ते हैं हम अगले प्रिंसिपल की तरफ। नाउ नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज।
हीट ऑब्जर्व्ड और लॉस्ट बाय एन ऑब्जेक्ट के बाद हम ये देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज क्या चीज़ होता है। तो प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज का मतलब होता है अगर कोई भी दो चीज, कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट वन, ऑब्जेक्ट टू, हमने इनको नॉर्मल एनवायरनमेंट से उठाया और ऐसे ही ले जाके एक फिक्स बॉक्स के अंदर रख दिया। बाहर की दुनिया से उठाया और एक फिक्स्ड बॉक्स के अंदर रख दिया। वहां पर वो पूरा पैक है, ना तो हीट इन होएगा ना तो हीट आउट होएगा। तो ऐसे सिचुएशंस में अंदर जो उनकी अपनी अपनी हीट एक्सचेंज हो रही है, तो अंदर हीट एक्सचेंज जो हुई वो क्या करेगी, अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगी। अंदर के टेम्परेचर को कांस्टेंट कर देगी मतलब फिक्स कर देगी। तो उन्होंने आपस में हीट एक्सचेंज कर लिया है और अंदर ना तो गर्मी आ रही है ना तो जा रही है। तो उन दोनों ऑब्जेक्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई प्रेशर नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से उनका जो टेम्परेचर है वो सेम रह जाता है। और ऐसे सिचुएशन को हम बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। उनका जो टेम्परेचर रहता है वो सेम रह जाता है, ठीक है। तो उसमें अगर एक गर्म था और एक ठंडा था, इस ऑब्जेक्ट, दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर अगर एक गर्म था तो एक ठंडा था, तो बाहर होता तो क्या होता कि एक को टेम्परेचर ज्यादा मिल रहा होता और एक का टेम्परेचर कम हो रहा होता, तो हीट एक्सचेंज चलता। यहाँ पर क्या सीन है कि कुछ एक्स्ट्रा नहीं किया जा रहा है। यहाँ पर गर्म था ऑब्जेक्ट और एक ठंडा ऑब्जेक्ट था, दोनों को अंदर रख दिया, दोनों एडजस्ट कर लिए और टेम्परेचर सेम हो गया। दैट्स इट, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ हीट एक्सचेंज। ओके, सो दिस वाज द कंटेंट ऑफ द लेसन। आपके लेसन में ये कंटेंट था जो मैंने आपको ब्रीफ में एक्सप्लेन किया है। होप आपको समझ में आ गया है। देखिए, लेसन को समझना अलग बात होती है नॉलेज के लिए, और एग्जाम में मार्क्स स्कोर करना अलग बात होती है। तो आपका टारगेट एग्जाम में फिलहाल इस साल के लिए एग्जाम में मार्क्स गेन करना है। तो उसके लिए समझना जरूरी इसलिए था क्योंकि शुरुआत आपकी जो साइंस में अब होगी, वही शुरुआत लेकर, वही बेस लेकर आप आगे इंटरेस्ट लोगे साइंस फील्ड में, ठीक है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है कि हमारा मार्क्स रिजल्ट अच्छा आना चाहिए। तो उसके लिए ज़रूरी है कि हमारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो टर्मिनोलॉजीज, जो वर्ड्स दिए हैं, जो डेफिनेशंस दिया है, डायग्राम्स दिया है, उसको अच्छे से हम कर सकें और ताकि हमारा मार्क्स अच्छा आ सके। एक बार, दो बार नहीं, 3 बार, कई बार प्रैक्टिस करो उन चीज़ों को लिखने की, समझने की। आपको किसी भी लेसन में बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। मैं आपको बताता हूँ कि करना क्या है किसी भी लेसन के अंदर। सिंपल, ट्रू फॉल्स, ऑड मैन आउट, मैच द कॉलम, फिल इन द ब्लैंक्स, शॉर्ट क्वेश्चंस, डेफिनेशंस, डायग्राम्स, लेबलिंग, राइट। और कोई न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो आपके पल्ले पड़ता है, जो समझ में आता है, वो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लो। बाकी जो क्वेश्चन से रिड्यूस हो गया है उसका बोझ नहीं लेना है, जबरदस्ती नहीं करनी है, बस। और क्या है, अगर कोई आंसर को आप ऐसा लगता है कि मैं रट्टा मार सकता हूँ और एग्जाम के एक दिन पहले 2 मिनट देके मैं वो आंसर रिवाइज कर सकता हूँ, तो उसको रट्टा मार लो। अगर ऐसा लगता है कि वो आंसर इम्पोर्टेंट है और रट्टा भी नहीं मार सकता, तो आज के एक्सप्लेनेशन और आपकी टेक्स्ट बुक रीडिंग के बेस पर उसको समझ लो और फिर उसको अपने हिसाब से ओन वर्ड्स में लिख देना, राइट। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, कीप रीडिंग, कीप अंडरस्टैंडिंग एंड कीप योरसेल्फ इम्प्रूविंग।